अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। ये बेटा नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम यूनिट नंबर 5 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th क्लास के यूनिट नंबर 5 बेटा सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग बेटा हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। इसको हल्का सा रिवाइज करेंगे, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले बेटा सब प्रोग्राम क्या होता है बेटा? जब प्रोग्राम्स को छोटे छोटे स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास सब प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है बेटे, तो सब प्रोग्राम्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेटा क्या कह सकते हैं? एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो है बेटा अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल बेटा। तो इसका पर्पस क्या होता है बेटा? हम इसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन करते हैं और हर एक जो मॉड्यूल होता है वो कोई खास काम परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया बेटा? फिर इससे बेटा नेक्स्ट चीज आ जाती है कि फंक्शंस है दो किस्म के हैं। वो कौन कौन से हैं? बिल्ट इन और यूजर डिफाइन। बिल्ट इन कौन सा है बेटा? जब लैंग्वेज बनाई जाती है तो जिन फंक्शंस को बना के उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है वो बेटा क्या कहलाते हैं? बिल्ट इन, स्टैंडर्ड, इंट्रिंसिक या लाइब्रेरी फंक्शंस उनको कह दिया जाता है। और बेटा यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? वो फंक्शन जो यूजर खुद डिफाइन करता है और ये पार्ट ऑफ लैंग्वेज नहीं होते और सिर्फ लाइफ ऑफ प्रोग्राम तक ही ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अगले प्रोग्राम में अगर आप इसी फंक्शन को इस्तेमाल करना है बेटा उसको फिर दोबारा से डिफाइन किया जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को इसलिए बनाया जाता है कि वो वैल्यूज जिनको हमने मल्टीपल टाइम्स इन प्रोग्राम इस्तेमाल करना होता है उनको हम फंक्शन बना लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस में बेटा हमने कुछ जो है वो सेलेक्टेड से पार्ट करते हैं, जैसे कि एबीएस फंक्शन है। एबीएस फंक्शन का पर्पस क्या होता है? टू रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज विदाउट एनी साइन। कि अगर आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है, आप उसके साथ ए बी एस और -17 है, तो बेटा जब एबीएस फंक्शन अप्लाई हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा? 17 हो जाएगा। कि इसके साथ कोई इस किस्म का साइन नहीं होगा बेटा। अगर ये पहले से ही 17 है तो एज इट इज क्या रहेगा बेटा? 17, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बेटा इंटीजर फंक्शन है। इंटीजर फंक्शन का पर्पस क्या होता है? टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। क्या रिटर्न करना बेटा उसने? इंटीजर वैल्यू दैट इज इंटीजर वैल्यू भी किस तरह से होगी बेटा? लेस देन और इक्वल टू x। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू हमारे पास है कोई होल नंबर, हम क्या कहते हैं? x क्या है बेटा? होल नंबर है। तो लेस देन और इक्वल टू x अगर हमारे पास 9.7 वैल्यू दी हुई है तो इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। इससे छोटी होनी चाहिए। ये जो नंबर है इसको अगर हम इसके साथ से जो वैल्यू खत्म कर रहे हैं वो बेटा खत्म होने के बाद ये जो वैल्यू गिवन है ये जो अगर हम इसको x कंसीडर करते हैं जो वैल्यू होगी या तो वो x रहनी चाहिए। इन द केस ऑफ होल नंबर वो x ही रहती है, लेकिन अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू है तो क्या हो जाती है? लेस देन x हो जाती है। अगर हम इसके साथ क्या करते हैं बेटा? int फंक्शन अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर तो ये क्या हो जाएगा? 9 बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा लेस देन और इक्वल टू इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इसमें थोड़ा सा नेगेटिव नंबर्स के माइनस वाले नंबर्स के हवाले से कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को। वो क्या होती है बेटा कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, आप एक इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं -6.7 के ऊपर, तो बेटा आप मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि इसके साथ से पॉइंट को खत्म करके आंसर में -6 लिख देते हैं। ये बेटा रॉन्ग है। क्यों? -6 से जो छोटी वैल्यू है वो तो -7 है। तो अगर आप -6 कर देंगे तो -6.7 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बेटा क्या होता है? -7 होता है। अगर यहाँ पर 0.1 भी लगा हुआ हो, -6.1 भी है तो भी उसका आंसर बेटा क्या होगा? -7 ही होगा। ठीक है, अगर आप उसको इंटीजर फंक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएट कर रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगला फंक्शन है बेटा हमारे पास रैंडम। R&D स्टैंड्स फॉर रैंडम। इसका पर्पस क्या होता है? टू रिटर्न वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। तो कोई से भी जो रैंडम नंबर्स बेटा जनरेट होते हैं वो हर दफा सेम ही जनरेट होते हैं। ठीक है, जो भी रैंडम नंबर्स आप जनरेट करवाएंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप R&D अप्लाई करते हैं किसी वैल्यू के ऊपर और उसका आंसर आ जाता है 31, 7
और वो रैंडम नंबर बेटा कोई सा भी हो सकता है आपके पास 9 1 2 1 3 3 एक्सेट्रा। तो ये अगर एक दफा जनरेट हो तो बेटा नेक्स्ट टाइम पे जब आप इन नंबर्स के दरमियान कोई सा जो आप नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो वो हर दफा उसका आंसर क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा। फिर बेटा लॉग है, बेटा लॉग और नेचुरल लॉग को अलग चीजें होती है, लेकिन यहां पर जब हम लॉग फंक्शन लेंगे तो वो रिटर्न का जो वैल्यू होगी वो नेचुरल लॉग ऑफ अ वैल्यू होगा, सिंपल लॉग नहीं होगा। वो क्या होगा बेटा नेचुरल लॉग ऑफ अ वैल्यू होगा। जब भी आप लॉग लेंगे किसी वैल्यू का तो उसका नेचुरल लॉग क्या आएगा आपके पास वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी। उसके बाद बेटा और कोई फंक्शन इसमें शामिल तो नहीं है आपके सिलेबस में जी बेटा। इसमें उसने डेट फंक्शन को न्यूमेरिक के अंदर शामिल किया हुआ है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है क्योंकि इसके साथ स्ट्रिंग का साइन लगा हुआ है। तो बेटा डेट के फॉर्मेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पहले मंथ होगा, फॉर एग्जांपल जून है 11 20 21, ठीक है, या पहले डेट होगी 11 जून 2021, या पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डेट होगी। इस तरह से बेटा डिफरेंट किस्म के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो हो सकता है यहाँ पर इसको 11 6 जो भी हमने बेटा अप्लाई करने होते हैं टू व्यू एंड चेंज द डेट्स, हम क्या करते हैं बेटा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स को अप्लाई करने के लिए, और बेटा इसमें इंक्लूड नहीं। फिर स्ट्रिंग फंक्शंस आ जाते हैं बेटा। स्ट्रिंग फंक्शंस में से बेटा हमने दो तीन ही करते हैं। वैल्यू फंक्शन है, पर्पस क्या होता है बेटा किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो फर्स्ट पे वैल्यू गिवन होती है उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। 79 लॉग, तो बेटा इसमें जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे val फंक्शन तो ये रिटर्न करेगा हमें 79, बस बाकी की वैल्यू को क्या कर देगा स्किप कर देगा। फिर बेटा राइट फंक्शन है। राइट फंक्शन बेटा बेसिकली राइट साइड वाले कैरेक्टर्स काउंट करके हमें बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू है, तो बेटा अगर हम इस पर लेफ्ट या राइट फंक्शन है, लेफ्ट तो इंक्लूड ही नहीं है, राइट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो राइट फंक्शन को अप्लाई करने के बाद उसने मेथड बताया है कि प्रिंट करवाने में आप कौन से कोई से भी कैरेक्टर्स करवा लेते हैं बेटा। अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं कौन सा राइट फंक्शन अप्लाई करते हैं यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, तो हम क्या करते हैं प्रिंट राइट वेरिएबल बेटा ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है, $, और कितने कैरेक्टर्स राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा देते हैं, ठीक है। तो बेटा जो इसका आंसर होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो जितने भी हम कैरेक्टर्स लिखेंगे अगर 2 कहेंगे यहाँ पर बेटा 2 मेंशन करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास राइट साइड से जस्ट 2 कैरेक्टर्स होगा, ओके। लास्ट बेटा CHR यानी कैरेक्टर फंक्शन, इसका पर्पस होता है कि हम ASCII कोड्स को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ASCII कोड्स बेटा हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने एक कोड दिया हुआ है CHR, बुक्स की एग्जांपल बेटा इसलिए करवाता हूँ जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके लिए आसानी हो। इस पर बेटा अप्लाई होगा तो इसका जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है बेटा हमारे पास A। इसी तरह अगर हमारे पास CHR अप्लाई करते हैं 67 के ऊपर, इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा हमारे पास C। तो इसी तरह जो बेटा हमारे पास कोड जिनके ऊपर हम CHR फंक्शन अप्लाई करेंगे उसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर होता है। अब बेटा लास्ट चीज है हमारे पास जो इस चैप्टर में
ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? कंप्लीटली कस्टमाइज्ड एंड डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर्स। तो बेटा वो प्रोग्रामर कौन होते हैं? यूजर्स होते हैं, जिन्होंने प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग देयर यूजेज हम क्या कर रहे होते हैं उस लैंग्वेज में, जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। सिंटैक्स बेटा इसका देखें, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिंटैक्स ही है। उसी को ही पूरे को ऑलमोस्ट डिस्कस किया गया है पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। सिंटैक्स है लाइन नंबर DEF FN आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन। DEFN स्टेटमेंट क्या बेटा इस्तेमाल की जाती है किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। अगर हमने फंक्शन को डिफाइन करना है तो DEFN लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? डिफाइन फंक्शन। फिर नेम है, नेम कोई सा बेटा वेरिएबल नेम होता है, जैसे कि हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल पढ़े हुए हैं, वही रूल्स अप्लाई करते हुए हम कोई सा भी फंक्शन को नाम दे सकते हैं। फिर बेटा अगली चीज है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेटा? वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे पास रिप्लेस हो जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। उनको वैल्यूज को क्या कर दिया जाता है बेटा? अप्लाई कर दिया जाता है, या उन वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया जाता है, वो क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट। फिर बेटा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, या जो कि कोई भी हमारे पास वैल्यू होती है जो कि सिंगल स्टेटमेंट पर भी कंसिडर्ड हो सकती है, या प्रोग्राम की शक्ल में भी बेटा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शंस हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो सिर्फ एक लाइन पर मुश्तमिल हो सकता है, इससे ज्यादा काम बना नहीं सकते। फिर बेटा उसमें अगली चीज उसने डिस्कस की है 1-to-1 बेसिस की, जितने हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए उतने ही कांस्टेंट होने चाहिए, ना वेरिएबल ज्यादा हो ना ही कांस्टेंट ज्यादा होने चाहिए। उनकी बेसिस क्या होनी चाहिए? अगर 3 वेरिएबल है फॉर एग्जांपल A B C, तो वैल्यूज भी 3 होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 9 21 एटसेट्रा, कोई सी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। फिर बेटा इसमें अगली डेफिनेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बेटा इधर न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। और टाइप मिसमैच एरर बेटा, टाइप मिसमैच एरर कब अकर होता है? जब आपके पास बेटा एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं ये है $, और आप इसमें वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करते हैं 7, बेटा इसके साथ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे हुए, तो ये जो वेरिएबल है इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू नहीं है, तो क्या एरर आता है? टाइप मिसमैच एरर आता है। ठीक है, कि हम एक टाइप के वेरिएबल में दूसरे टाइप की जो है वो वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो जो एरर आता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? टाइप मिसमैच। फिर बेटा हमारे पास जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं वो डायरेक्ट मोड के अंदर नहीं चलते, सिर्फ हम उसको इनडायरेक्ट मोड के अंदर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डायरेक्ट मोड के अंदर ये बेटा इलीगल होते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी। जो न्यूमेरिक होंगे बेटा वो न्यूमेरिक वैल्यूज रिटर्न करेंगे, और जो कांस्टेंट होंगे वो हमें क्या करेंगे? स्ट्रिंग और न्यूमेरिक होते सॉरी बेटा जो न्यूमेरिक होंगे वो हमें न्यूमेरिक वैल्यूज रिटर्न करेंगे, और जो स्ट्रिंग होंगे वो हमें स्ट्रिंग वैल्यूज रिटर्न करेंगे। तो बेटा एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जांपल हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं, इन्हीं बुक वाली एग्जांपल्स में से ही एग्जांपल करेंगे बेटा। बेटा प्रोग्राम से ये हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें एरिया शायद फाइंड कर रहे हैं, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम बेटा लिख लेते हैं। एरिया के लिए बेटा हमने सबसे पहले CLS ने लगाया हुआ है। पर्पस क्या होता है कि स्क्रीन क्लियर हो जाए ताकि आप प्रोग्राम आसानी से लिख सकें। तो बेटा कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक जो सर्कल है उसका एरिया फाइंड करने के लिए? तो बेटा एक फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मेरे ख्याल से, ठीक है, वही इस पर अप्लाई करना है। तो पाई की वैल्यू कंप्यूटर को तो नहीं पता होती कि पाई क्या है, इसलिए हम उसको डिफाइन कर लेते होते हैं कि pi = 3.14 कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा अब ये वैल्यू जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है, अगर हम इसके साथ
तो जो बेटा हम वैल्यू डिफाइन करेंगे वही इस्तेमाल करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर पाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर बेटा नेक्स्ट चीज, अब आगे हमारे पास फंक्शन डिफाइन होना है, बी ई एफ एफ एन। अब इसके बाद बेटा ये आ गया फंक्शन का नेम, ठीक हो गया, और ये बेटा इसके आगे क्या एक्सप्रेशन पाई मल्टीप्लाइड बाय, ये बेटा हमारा आर्ग्यूमेंट है जिसने चेंज होना है, एक्स है यहाँ पर और साथ में क्या है स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये बेटा बन गया हमारे पास पाई इनटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करवानी है, क्या करवानी है यूजर से, कि कोई भी जो यूजर है हमारे पास वो क्या करे अपनी मर्जी से कोई सा रेडियस दे और उसके अकॉर्डिंगली क्या करे उस सर्कल का एरिया हमें पता चल जाए। तो बेटा इनपुट करवा लेते हैं, इनपुट रेडियस अब बेटा हमने क्या करना है एरिया फाइंड करना है, प्रिंट करवाते हैं बेटा सर्कल एरिया इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पर फंक्शन अप्लाई होगा। फंक्शन क्या हमने लगाया था, हमने जो फंक्शन अप्लाई बेटा बनाया था डी एफ एफ एन आर, वही बेटा यहां पर अप्लाई होगा एफ एन आर, और साथ में वैल्यू कौन सी थी बेटा, हमने जो वैल्यू इस्तेमाल की थी उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे यहां पर जो हमने आर्गुमेंट था उसको चेंज करेंगे किसके साथ, रेडियस के साथ, आर ए डी कर देंगे। तो ये बेटा आपका आर्गुमेंट क्या हो गया उस एक्सप्रेशन के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। जो आपने क्या कहा था कि आर्गुमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो बेटा क्या हो गया रेडियस से उसको रिप्लेस कर दिया है। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर जो भी रेडियस की वैल्यू एंटर की जाएगी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा बेटा एरिया फाइंड कर दिया जाएगा। इसके साथ हम क्या कर देते हैं इसको क्लियर हुआ बेटा। हमने एक प्रोग्राम बनाया जो कि क्या करेगा एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेगा, पाई की वैल्यू ये बेटा फंक्शन हमने बनाया है जिसमें क्या करना है पाई आर स्क्वायर वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, जो फार्मूला होता है बेटा सर्कल का एरिया फाइंड करने का। इनपुट करवाया रेडियस, उसके लिए वेरिएबल इस्तेमाल किया आर ए डी, इसमें यूजर कोई सा भी अपनी मर्जी से डाटा इनपुट करेगा जिसका हम क्या करेंगे बेटा एरिया फाइंड करेंगे। ये बेटा एज इट इज मैसेज डिस्प्ले होगा जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर सर्कल एरिया इक्वल टू, अब कैलकुलेशन के बाद जो भी हमने वैल्यू एंटर करनी है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा सर्कल के एरिया फाइंड होकर प्रिंट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें बेटा कोई इतनी मैक्सिमम चीजें नहीं है, लिमिटेड से कुछ डेफिनेशंस हैं और एक आध जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। एमसीक्यूज बेटा आप लोगों ने देखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को भी देखा करें और बेटा चैप्टर को पूरा पढ़ा करें, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक्स वही हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस से रेलेवेंट है, लेकिन बेटा एमसीक्यूज पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है बेटे। अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है।